नमस्कार। खेल समय कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, जैसा आप सभी जानते हैं कि इस वर्ष एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का विश्व कप हमारे देश में आयोजित होना है और सारी टीमें जो क्वालिफाई हो चुकी हैं इस विश्व कप के लिए वे तैयारियां कर रही हैं कि इस विश्व कप में जीत हासिल की जाए। और हर टीम चाहती है कि क्रिकेट जैसे खेल में विश्व कप को अपने नाम पर किया जाए, अपने देश के लिए गौरव अर्जित किया जाए। और हमारा देश भी तैयारी कर रहा है उस विश्व कप की। और साथ ही साथ मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी कई ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा नाम गौरवान्वित किया है मध्य प्रदेश का। और आज स्टूडियो में हमने क्रिकेट से जुड़े हुए एक ऐसे खिलाड़ी को बुलाया है जिनका एक बहुत लंबा करियर रहा है। लगभग 15 वर्षों तक उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट खेला है और हमारे देश में आयोजित होने वाले लगभग सभी जो BCCI के टूर्नामेंट्स हैं उसमें उन्होंने भाग लिया। उसके अलावा जो शुरुआत थी उनकी अंडर 19 इंडियन टीम में वे सेलेक्ट हुए, उसके बाद रणजी ट्रॉफी मुकाबले खेले और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 72 मैचों में 240 विकेट लेने वाले तेज़ गेंदबाज के रूप में उन्हें जान पहचान मिली अपने खेल के कारण। और ऐसा गौरव अर्जित करने वाले वे मध्य प्रदेश के पहले तेज़ गेंदबाज बने। तो मैं बात कर रहा हूँ उस क्रिकेटर की जिसका नाम है संजय पांडे, जो हमारे स्टूडियो में आज हमने जिन्हें बुलाया है खेल पर चर्चा के लिए और उनके व्यक्तिगत जीवन और खेल जीवन पर चर्चा के लिए। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका। धन्यवाद दामोदर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और संजय जी, हम क्रिकेट की बात करें तो विश्व कप होने वाला है हमारे देश में। तो एक बहुत बड़ा समय 2011 में हमने विश्व कप जीता था, उसके बाद अब आयोजन भी कर रहे हैं और विश्व कप भी भारत खेलेगा। तो इस पर एज ए क्रिकेटर आप क्या कहना चाहेंगे कि विश्व कप घर में हो रहा है, अलग अलग जगह 10 जगह पर हो रहा है और भारत हर वेन्यू पर खेलेगा, तो आपका क्या विचार है इस विश्व कप के विषय में? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है जो आपने ही पूरा कर दिया है कि भारत में विश्व कप हो रहा है और वो अलग अलग जगह, भारत एक ही है तो हमें हमारे घर में ही खेलना है जी। तो वो एक जो चीज़ दिमाग में आती है अगर किसी के कि हम अलग अलग जगह में खेल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, हम अपने देश में खेल रहे हैं। और जिस तरह से हमारी टीम की तैयारी है, मतलब आज मैं ये देखता हूँ कि आज हम एक समय हुआ करता था कि हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं कि उनके पास बहुत अच्छा बैकअप है, उनके पास सेकंड लाइनअप तैयार है। मैं अगर आज देखता हूं तो हमारे पास 2 नहीं 3 टीमें बनाने की क्षमता है भारत के पास अभी। रही बात विश्व कप की, तो हमारे चांसेस मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छे हैं ये विश्व कप जीतने के। हमारे पास बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है हर फील्ड में, अगर वो बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, स्पिन डिपार्टमेंट हो, फास्ट बॉलिंग का डिपार्टमेंट हो, हर जगह बैलेंस है हमारे पास और एक के पीछे एक बैकअप भी है हमारे पास। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ और मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल वो है कि हम ये विश्व कप जीत सकते हैं। बट क्रिकेट एक ऐसा खेल है कि ये इसमें अभी से किसी चीज़ को बोल पाना मतलब अनिश्चितता होगी। बट मुझे ऐसा लगता है कि हम ये विश्व कप में बहुत अच्छा खेलेंगे और हम जीतेंगे ये विश्व कप। तो जैसा संजय जी बता रहे हैं, उन्होंने उसी बात को कहा है जिस बारे में क्रिकेट के लिए कहा जाता है कि अनिश्चितताओं वाला खेल है, लेकिन अनिश्चितता तो चलती रहती है। लेकिन हम यही चाहेंगे कि भारत एक बार फिर से विश्व कप जीते और ये तीसरा मौका रहेगा यदि भारत इस विश्व कप को जीतता है। तो संजय जी, थोड़ा सा आपके विषय में हम जानना चाहेंगे कि आपको एक तेज़ गेंदबाज के रूप में पूरे मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश में पहचान मिली है अपने खेल के कारण। तो शुरुआत आपकी कैसे हुई क्रिकेट खेल की? क्योंकि आप भोपाल के रहने वाले हैं, फादर आपके BHL में जॉब में थे, तो शुरुआत कैसे हुई? सर, जैसे अमूमन जितने भी खिलाड़ी होते हैं जिनकी शुरुआत होती है खेल की, वही आप अपने एक मोहल्ले में क्रिकेट खेलते हो, आप टेनिस बॉल, प्लास्टिक बॉल से शुरू करते हो और फिर वहाँ से कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है आपको जो आपके टैलेंट को पहचानता है और वो आपको फिर आगे प्रमोट करता है। तो मेरा भी वैसे ही क्रिकेट स्टार्ट हुआ। जब मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया, मैं छोटा था, 12-13 साल का, और मैं खेलता था तो सेम हमारे मोहल्ले में क्रिकेट होती थी, प्लास्टिक बॉल, टेनिस बॉल से हम क्रिकेट खेला करते थे। और मोहल्ले क्रिकेट थी तो हमारे जो बड़े भाई थे अनिल पांडे, उन्होंने कुछ देखा मुझ में कि यार शायद इसमें ऐसा लगता है कि हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं, क्रिकेट में इसका करियर देख सकते हैं। तो वो मुझे लेके रॉबिन मेनन सर के पास गए, जो BHL स्पोर्ट्स क्लब में कोच हुआ करते थे, जो मेरे पहले गुरु और मेरे गुरुदेव हैं। उन्होंने उनसे मिलवाया मेरे बड़े भाई ने और वहाँ से मेरा क्रिकेटिंग करियर शुरू हुआ। तो उसके बाद फिर मैं क्लब क्रिकेट खेला, उनके अंडर बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी, छोटी छोटी बारीकियाँ सीखी। उन्होंने मुझे बॉलिंग कराई, मैं उतना तेज़ नहीं डालता था तब, बट वो मुझे जूनियर से बुला के सीनियर्स में बॉलिंग करवाते थे। वो इसलिए करवाते थे कि ये बच्चे में उनको भी लगा कि इसमें कुछ है तो ये अच्छी जगह बॉलिंग करता है। फिर धीरे धीरे उन्होंने मुझ पर काम किया, एक पेस, सडन पेस पे आया मैं जब
14 साल का था तब उनके साथ रहते रहते 15वें साल में मुझे पेस बॉलर एकेडमी जो ग्वालियर में बनी थी वहाँ पे जाने का मौका मिला। ऑल इंडिया सिलेक्शन ट्रायल थे, पूरे भारत देश से 8 फास्ट बॉलर चुने जाए, उसमें एक मैं था। फर्स्ट ईयर में जब गया था ट्रायल देने तो मैं सेलेक्ट नहीं हुआ था, तो मुझे मेनन सर ने कहा था कि तुम इससे निराश मत हो, तुम में पोटेंशियल है, टैलेंट है, तुम होगे और मेहनत करो। उनने मुझे 1 साल पूरी मेहनत कराई तो नेक्स्ट ईयर में सेलेक्ट हो गया। फिर वहाँ से पेस बॉलर एकेडमी में जब मैं गया तो वहाँ पे मिस्टर तेज कोल थे जो मेरे गुरु, तो उन्होंने फिर मुझे सिखाना शुरू किया। वहाँ की अलग ट्रेनिंग हुई, जो एक पेस बॉलर एकेडमी, तब हिंदुस्तान में पेस बॉलर एकेडमी मतलब फास्ट बॉलर हुआ नहीं करते थे हिंदुस्तान में, इस वजह से वो एकेडमी बनाई गई थी ताकि फास्ट बॉलर बनाए जाएं हिंदुस्तान के लिए। तो वहाँ उन्होंने हम पे मेहनत करी, सारे बच्चों पे बराबर मेहनत करी, और हमेशा कॉल सर कहते थे कि ये मेरा बच्चा कंट्री के लिए खेलेगा। और हुआ भी। मैं फिर उसके बाद अंडर 19 इंडिया भी खेला, उसके बाद डोमेस्टिक क्रिकेट में खेला इतने साल, 15 साल। तो वो 2 जनों ने जो मुझे तैयार किया तो उसकी वजह से मैं यहाँ हूँ। फिर वहाँ से मैं फिर 2 साल के लिए हमारे पेस फाउंडेशन भी गया, जहाँ मैं डेनिस लिली के अंडर थोड़ी कोचिंग करी, टी ए शेखर ने मुझे कुछ चीज़ें बताई। तो ये कुल मिला के मैं एज ए फास्ट बॉलर अपने आप को डेवलप कर पाया। बट ये 2 लोग जो रॉबिन मेनन सर और तेज कोल सर हैं, और जो सबसे बड़ा योगदान ये 2 लोग और मेरे बड़े भाई का है मेरे क्रिकेट में, जो मैं यहाँ तक इस मुकाम तक पहुँचा हूँ। तो जैसा संजय जी बता रहे हैं कि उनका क्रिकेट करियर किस तरह से शुरू हुआ था और कैसे रॉबिन मेनन सर और तेज कौल सर के अंडर में इन्होंने ट्रेनिंग की और आज देश के नामी तेज़ गेंदबाज के रूप में उन्हें पहचाना जाता है। और एक बात संजय जी ने कही थी कि वो एक समय था जब भारत का जो BCCI है वो पेस बॉलर्स के लिए एक अलग सुविधाएं दे रहा था उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, क्योंकि हमारा देश आमतौर पर क्रिकेट में देखा जाए तो बैटिंग और उसके बाद स्पिन हमारे देश की जो खासियत रही थी, लेकिन पेस बॉलर्स के रूप में नए नवोदित खिलाड़ियों को चुना गया, जिनमें देश के टॉप 8 खिलाड़ियों में जिनका चयन हुआ संजय पांडे, और ग्वालियर पेस एकेडमी में भी थे। उसके बाद उनका सफ़र आगे चलता रहा और 15 साल डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना एज ए फास्ट बॉलर क्या महत्व रखता है संजय जी? हम ये भी जानना चाहेंगे कि ज़्यादा करियर नहीं रहता, ज़्यादातर चोट लग जाती है। हम देखते हैं जो फास्ट बॉलिंग करते हैं यंगस्टर्स रहते हैं और जल्दी अपने आप को घायल कर लेते हैं, लेकिन आपने इतने 15 सालों तक लगातार मध्य प्रदेश रणजी ट्रॉफी टीम की या वेस्ट जोन की टीम है जो दिलीप ट्रॉफी में खेलती है और देवधर ट्रॉफी में खेलती है, उसकी अगुवाई की। तो उसके लिए आप से हम जानना चाहेंगे, जो हमारे प्लेयर जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, कि कैसे आपने उस मुकाम तक पहुंचने के लिए जो मेहनत की, वो उसका मूल मंत्र क्या था? देखिए, जैसा कि मैंने बोला शुरुआत में ही एक फास्ट बॉलर्स जो अभी की क्रिकेट में देखता हूँ, जो आप बोल रहे हो इंजरी की बात कर रहे हो, और जो भी मैं भी देख रहा हूँ कि बहुत सारे प्लेयर्स इंजर्ड हो जाते हैं। उसकी कुछ एक वजह मुझे समझ में आती है कि पहले के जो कोच हुआ करते थे, मतलब पहले ना फिजियो नहीं थे, ट्रेनर नहीं थे, ये थे, तो जो भी कोच थे वही हमारे फिजियो भी होते थे, वही हमारे ट्रेनर। अगर हमें कोई इंजरी ऐसी हो जाती थी तो वो हमें किसी ना किसी ऑर्थो के पास भेजते थे कि भाई आपको ठीक कर लो। बाकी सारी ट्रेनिंग कराना, ये सब कराना एक कोच सर जो हमारे होते थे उन्हीं का काम था। तो ये शुरुआत हुई। और मैं अगर अपने उसमें देखता हूँ, अपने आप को देखता हूँ कि मैं 15 साल फर्स्ट क्लास क्रिकेट में मैंने सिर्फ 1 मैच इंजरी की वजह से मिस किया और 3 मैच मैंने, मेरे एंकल ट्विस्ट हो गया था उसकी वजह से किया। तो टोटल 4 मैच मैंने पूरे 15 साल में मिस किया, कि कह सकते हैं कि एज ए मतलब मैं इंजर्ड हो गया उस वजह से। तो उसके पीछे थी कि हमको जो हार्डवर्क कराई गई थी, जो मेनन सर ने स्टार्ट किया, पास ऑन किया कौल साहब के पास, उन्होंने जो मेहनत कराई, और जिस भी तरीके से हमें नहीं पता था कि क्या है, क्योंकि हम लोग को तब क्रिकेट का फास्ट बॉलर मतलब जो ज़्यादा दौड़ता है, जो ज़्यादा भागता है वो फास्ट बॉलर मतलब आपको 15 राउंड भागना है, फास्ट बॉलर मतलब आपको 1 घंटा भागना आना चाहिए, फास्ट बॉलर हो मतलब आप दिन भर बॉलिंग करना आना चाहिए। तो हमारे दिमाग में वही चलता रहता था हमें तक कि हम फास्ट बॉलर हैं तो हमें थकना नहीं है। मतलब हमें एक संज्ञा दी जाती थी कि आप घोड़े हो, घोड़े की तरह आपको काम करना है, कि घोड़ा थकता नहीं है ना, हमेशा भागता रहता है, खड़ा रहता है। तो उस तरह से हम लोग पे काम हुआ। और शायद मैं ये नहीं कहता कि आज जो फिजियो ट्रेनर आए तो इससे बहुत हेल्प मिली है प्लेयरों को, बट जो पीछे एक कपिल देव जी का भी मैंने एक इंटरव्यू सुना था कि रनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको फास्ट बॉलिंग करनी है। तो हमको ऐसे लगता है कि जब हम खेलते थे तब उस टाइम हमको रनिंग बहुत कराई गई। वही एक वजह रही कि मुझे 15 साल के करियर में कभी ऐसी इंजरी का सामना नहीं करना पड़ा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो हमारे साथ किया सर ने, हमारे कौल सर, मेनन सर ने किया, फिर उसके बाद हम धीरे धीरे टीमों में जाते गए, तो फिर हमको फिजियो ट्रेनर भी मिलते गए। तो सबका एक मिला जुला एक
प्रयास था जिसकी वजह से हम कभी इंजर्ड नहीं हुए और उन्होंने हमको इतना बढ़ाया। बट जो बेस बोलूँगा उसका तैयार वहीं से हुआ कि आप कितना अच्छा भागते हो, कितना स्प्रिंटिंग करते हो। एक फास्ट बॉलर को अच्छा स्प्रिंटर होना चाहिए और वो सब चीज़ें हमने शुरू में करी हैं। तो यही वजह रही कि शायद 15 साल में मतलब मुझे सिर्फ एक बार फील हुआ कि मेरी बैक में स्ट्रेंथ आया, उसके लिए मैंने एक मैच छोड़ा जम्मू कश्मीर के साथ। उसमें भी मेरे कोच थे, उन्होंने कहा कि नहीं तुम खेल सकते हो। मैं खेल सकता था बट मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैं जो एक मैच रेस्ट करके मैं और 4 मैच खेल सकता हूँ। तो वही सलाह मैं आज के बच्चों को भी देता हूँ कि अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि आप एक मैच छोड़ के 4 मैच के लिए खेल सकते हो तो वो करना चाहिए, क्योंकि नहीं तो एक मैच खेल के हम 4 मैच नहीं खेलें वो अच्छी बात नहीं है। तो वही सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो स्प्रिंट और रनिंग जो थी वही हमारे काम आई आगे। बिल्कुल, और मेहनत बराबर आप अपनी करते रहें। और जैसा संजय जी ने बताया कि उनके जो 15 साल के डोमेस्टिक क्रिकेट करियर की बात है, उसके पीछे जो उनकी लगन, उनकी जो मेहनत है, उनके कोचेस की मेहनत है, वो उसका एक मूल मंत्र है। संजय जी, 15 साल आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट में खेले हैं और मध्य प्रदेश के लिए भी खेले हैं। 1998-99 का वो समय जब मध्य प्रदेश की टीम रणजी ट्रॉफी के फाइनल में पहुंची, एक बहुत लंबे समय के बाद उस टीम के भी आप मेंबर थे। और वहाँ से लेकर जो समय आया 2021-22 में जब मध्य प्रदेश रणजी ट्रॉफी का चैंपियन बना है, तो वो एक कसक जो आपके अंदर रह गई थी, अब हालांकि आप टीम में नहीं है लेकिन जुड़े ज़रूर हैं, कोचिंग फील्ड से भी हैं, तो ये जो चैंपियन टीम बनी है, मध्य प्रदेश ने रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता, पूरे देश में उस बात की चर्चा है और आमतौर पर देखा नहीं जाता था कि मध्य प्रदेश इस तरह से चैंपियन भी बनेगा। तो उसके विषय में आप क्या कहेंगे कि इतने लंबे अरसे के बाद आखिरकार रणजी ट्रॉफी मध्य प्रदेश चैंपियन बना? देखिए, जब हम लोग फाइनल में पहुंचे थे तो मतलब हम लोग के लिए वही था कि बहुत सालों के बाद, आई थिंक तब 42-43 साल के बाद एमपी टीम ऐसे पहुंची और हम ऑलमोस्ट वो जीत रहे थे और फर्स्ट इनिंग लीड हो गई, टी तक का टाइम हो गया। टी के बाद हम मैच हारे, उसमें विजय भारद्वाज का एक बहुत बड़ा रोल है, आपने भी देखा होगा। जी। उन्होंने 6 विकेट आउट कर दिए और 1 रन आउट ऐसा करके हम वो मैच, हमें भी नहीं समझ आया, हम कोलैप्स हो गई हमारी टीम। तो वो एक कसक जो रहती है कि यार हम लोग फाइनल तक पहुंच के और हम ट्रॉफी नहीं जीत पाए, मुझे हमेशा रही। भला कि मैं वो मैच नहीं खेल रहा था बट क्योंकि मैं एक टीम मैन हूँ, टीम में था, तो मेरी टीम हारी तो जितना दुख मेरे फर्स्ट 11 खेलने वालों को हुआ उतना कहीं मुझे भी दुख हुआ। फिर हम सालों साल काम करते रहे, मैं खेलता भी रहा, खेलने के दौरान भी हम नहीं कभी उसमें सेमीफाइनल वगैरह में हम पहुंचे बट हम कभी फाइनल नहीं पहुंचे और खेले नहीं। उसके बाद अभी जो हम जीते हैं ये टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी का और रणजी ट्रॉफी चैंपियन हुए हैं, उसमें सिर्फ मैं ये कहूँगा कि मैं जो देखता हूँ, क्योंकि अभी मैं कोचिंग फील्ड में भी आ गया पिछले 8 साल से, तो इसमें पिछले 10 साल से जो मेहनत हो रही थी, 8-10 साल से जो मेहनत हो रही थी मध्य प्रदेश क्रिकेट में, उस चीज़ का एक निचोड़ आया है सामने। मतलब उसमें अगर मैं बोलूँगा तो अमेय खुरासिया जी हैं जो हेड कोच हुआ करते थे मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन को एकेडमी के, उन्होंने बहुत मेहनत करी सारे बच्चों पे। वो बच्चे आज आ गए हैं, ऊपर आए, फिर उन्होंने खेलना शुरू किया। उसके बाद जब सारी तैयारी हुई, अच्छा तैयारी चल रही थी, फिर चंदू पंडित का आना हुआ। चंदू पंडित जब आए, चंद्रकांत पंडित जी जब टीम संभाली तो एक अच्छी टीम मिली उनको और उनके एक्सपीरियंस से, उनका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा है, तो वो एक्सपीरियंस काम आया। अमेय खुरासिया की मेहनत, चंदू पंडित का एक्सपीरियंस, दोनों ने मिलकर एक काम किया जिसकी वजह से हमारी टीम चैंपियन हुई। तो उसकी खुशी तो आप मतलब हमारे पूरे मध्य प्रदेश में बहुत ही ऊपर है। हम लोग जमा से क्या ही बयान करें, लेकिन खुशी होती है। भले हम आज उस टीम का पार्ट नहीं, लेकिन हम उस प्रदेश का एसोसिएशन का हिस्सा है जिसको हमने बहुत सारा समय दिया, हमने बहुत उसके लिए कहते हैं ना अपने खून और पसीनों से सींच दिया उसको, और उसमें हमारी टीम अगर जीती है तो हमें बहुत खुशी है। तो मैं पूरा इसमें क्रेडिट देना चाहता हूँ कि जितने भी लोगों ने इसमें 1, 2, 3 का नाम लेना ऐसा उचित नहीं होगा। इनने सब लोगों ने बहुत मेहनत करी, पूरे एसोसिएशन ने मेहनत करी, उसमें बहुत सारे कोचेस का, जूनियर कोचेस का, सीनियर। अमेय खुरासिया का और चंद्रकांत पंडित जी का नाम लेने का मेन वो है कि इन लोगों ने उस चीज़ को, जूनियर बच्चे को आगे आए, उन्होंने इनको तराशा। अमेय खुरासिया ने 10 साल एकेडमी मेहनत करी, वो बच्चे फिर ऊपर आए। चंदू भाई आए, उन्होंने आके उस चीज़ को अच्छे से कैरी फॉरवर्ड किया, उस अपने एक्सपीरियंस को लगाया उन बच्चों पे, और रिजल्ट आपके सामने। बिल्कुल, और मध्य प्रदेश रणजी ट्रॉफी का चैंपियन बना, ये एक बहुत गौरव का समय था, गौरव का क्षण था। और अब एक छोटे से ब्रेक के लिए दर्शकों हम रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक में जाने से पहले मध्य प्रदेश के रणजी ट्रॉफी चैंपियन बनने की कहानी जो हमने संजय पांडे जी के माध्यम से सुनी, और बहुत सी बातें हैं जो संजय जी कहना चाहते हैं, लेकिन समय की बाध्यता रहती है तो उतनी बातें निकल कर सामने नहीं आती।
तो अब संजय जी, जैसा आप पिछले 7-8 साल से कोचिंग फील्ड में आ गए हैं, पहले एज ए क्रिकेटर 15 साल का समय आपने दिया मैदान के अंदर, अब मैदान के अंदर तो रहते हैं लेकिन काम आपको मैदान के बाहर से करना पड़ता है, तो ये एक्सपीरियंस कैसे आया, कैसे कोचिंग फील्ड की तरफ आए आप? देखिए, एक मैं खिलाड़ी, जैसा कि मैं खेला फर्स्ट क्लास 15 साल, तो मेरे अंदर एक वो था कि मुझे बहुत सारी चीज़ें ऑप्शन मिलते हैं कि आपको आप सेलेक्टर बन जाओ, आप एडमिनिस्ट्रेशन देखो, ऐसा। बट मेरा एक पैशन था कि मुझे कोचिंग करनी है, और उसी को मैंने, मतलब क्योंकि जब मैं खेलता था तो एक जुझार होता है, एक जुझारूपना होता है कि मुझे जीतना है, करना है, उसी चीज़ को लेके, वही मेरा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि मैं उसी चीज़ को लेके कोचिंग के क्षेत्र में आया। बट अनफॉर्चुनेटली जब पहली साल में अंडर-19 का कोच बना तो मैं उस प्लेयर की दृष्टि से सोचता था, तो मुझे लगा कि यार मुझे ऐसा करना चाहिए, जैसा मैं खेलता था उस तरह से मैं काम कर रहा था। तो पहली साल मेरा कोचिंग थोड़ा सा उतना अच्छे से नहीं रहा, मतलब टीम ने हमारी अच्छा किया, लेकिन शायद कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि मैं अभी रस्सी के अंदर नहीं हूँ, रस्सी के बाहर हूँ, तो ये दो अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं। उस चीज़ को मैंने अच्छे से मंथन किया। फिर एक साल का ब्रेक हुआ, 14-15 में मैं अंडर-19 कोच बना, 15-16 में एक ब्रेक हुआ, फिर 16-17 से मैं वापस अंडर-19 टीम में आया। तो मैं एक नया थॉट लाया कि मुझे बच्चों से कैसे निकालना है। मैंने उस पर बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, उसमें बहुत सारी चीज़ें सोची। उसके बाद मुझे लगा कि इस तरह से बहुत सारे कोचेज़ जो मेरे कोचेज़ थे उनसे बात करी, हर तरह से मैंने एक एक्सपीरियंस लिया। वो एक साल मैंने उसको यूज़ किया अच्छे से। फिर मैं वापस आया तो मैं अंडर-19 में फिर कोच बना एमपी का। उस साल हम क्वार्टर फाइनल खेले, फिर हम क्वार्टर फाइनल, फिर हम फाइनल खेले। तो फिर 4 साल में हम एक बार फाइनल, सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल खेले। तो उससे मुझे ये हो गया कि मुझे बच्चों से कैसे निकलवाना। टैलेंट तो सब बच्चे में होता है, और खासतौर से जो 18-19 साल का बच्चा होता है, कई जगह ये बोला जाता है कि वो बच्चा अच्छा नहीं है। मेरा ये मानना नहीं है। मेरा ये मानना है कि हर बच्चे में पोटेंशियल होता है और अच्छा होता है, हम उससे काम कैसे कराते हैं वो इम्पोर्टेंट है। वो एज ग्रुप संभालने के बाद फिर मैं अच्छा करने के बाद मुझे एमपी ने प्रमोट किया अंडर-23 में। तो मेरा फर्स्ट ईयर अंडर-23 का था। अंडर-23 टीम के साथ काम करना थोड़ा सा टफ। 19 में बच्चे होते हैं, उनसे काम करा सकते हैं, बट 19 के बाद 23 की टीम जो होती है उसमें बहुत सारी दिक्कत ये होती है, उसमें रणजी ट्रॉफी प्लेयर भी जो ड्रॉप होके आते हैं जी। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो 19 से रणजी ट्रॉफी में नहीं जाते वो, तो उनका फ्रस्ट्रेशन का लेवल, उनका वो डाउन रहते हैं थोड़ा कि यार मैं वहाँ नहीं हूँ, यहाँ नहीं हूँ। बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में चलती हैं, क्योंकि आज की क्रिकेट इतनी फास्ट हो गई कि हर आदमी बहुत जल्दी जाना चाहता है। तो उनके साथ जो मुझे काम करना पड़ा, उसमें मुझे साइकोलॉजिकल बहुत काम करना पड़ा। मुझे उनको मोटिवेट करना पड़ा, मुझे उन्हें बताना पड़ा कि आप में कितना टैलेंट है, क्योंकि उनको बेसिक चीज़ सिखाने की ज़रूरत नहीं थी। उनको ये दिखाना था कि आप इस लेवल के प्लेयर हो, आप यहाँ इसलिए हो क्योंकि आप हमारा एक चीज़ छूट गया, हम उससे शायद इस लेवल मेहनत नहीं करी। मैंने उन्हें वो जब सिखाई, उस टीम को एक अच्छे से बाइंड किया मैंने, क्योंकि बहुत अलग अलग टीम हो जाती है, बच्चे उनको अच्छे से बाइंड किया। और मैं उन सारे बच्चों को बोलूँगा थैंक यू यहाँ से आपके चैनल के माध्यम से, कि उन बच्चों ने भी उस चीज़ को समझा। और वो साल जो हमारी टीम खेली है, मतलब हम बहुत सारे मैच ऐसे जीते जो हमारे हाथ से जा सकते थे, बट वही चीज़ काम आई कि हमने कभी गिव अप करने वाली बात कही थी कि हम कभी नहीं करेंगे, हम हार नहीं मानेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और वो चीज़ होते होते हम फिर फाइनल के लिए खेले पहली साल में, और फिर वही हुआ हमारे साथ जैसा रणजी ट्रॉफी फाइनल में हुआ था। हम जीते हुए मैच को फिर एक आधे दिन में हार गए। तो ये एक चीज़ हुई, उसमें एक 6-7 विकेट हमारे फटफट आउट हो गए, और शायद हमको समझ ही नहीं आई हो क्या रहा है, ना विकेट में ना बॉलिंग में, बट वो हो गया। उसके बाद फिर हम सेमीफाइनल खेले। उसके बाद फिर हम लास्ट ईयर खेले जब वनडे का टूर्नामेंट, उसमें भी हम फाइनल तक खेले, उसमें भी 2 हमारे रनआउट हो गए अनफॉर्चुनेटली, तो हम लोग हार गए। तो ओवरऑल हमने जब मेहनत करी, जो मैं अपनी कोचिंग का वो मानता हूँ, तो उसको मैं मानता हूँ कि मेरा जितना इंपॉर्टेंस था उनको बताने का, क्योंकि एक कोच का रोल वहाँ से थोड़े बहुत टेक्निकल पार्ट ठीक कर सकते हो आप 22 साल के बच्चे के 21 साल के बच्चे से। सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि उस बच्चे में कितना पोटेंशियल है और हम उसको कैसे उससे डिलीवर कराएं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बहुत सारी चीज़ें नहीं बोल सकता कैमरे के सामने, तो वो चीज़ मैंने कराई और उन बच्चों ने मुझे डिलीवर करके दिया। तो आज एमपी की क्रिकेट मैं ये मानता हूँ कि बहुत अच्छे स्तर पे जा रही है। यही अभी तक का निचोड़ है मेरी कोचिंग का। तो संजय जी, जिस तरह से बताते बताते और ज़्यादा गौरवान्वित अपने आप को महसूस कर रहे थे एज ए क्रिकेटर, जब अपनी बात कर रहे थे तो उनका गौरव झलक रहा था उनके चेहरे से, और अब जब कोचिंग फील्ड की बात कर रहे थे तो उनका जो चेहरे का जो तेज़ है वो हमें नज़र आ रहा था। अंडर-19 की टीम जब संजय जी कोच थे, लगभग 18 या 19 साल के बाद कूच बिहार ट्रॉफी के फाइनल में पहुंची थी। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी मध्य प्रदेश के नाम पर। विदर्भ से फाइनल हारे थे। उसके बाद अंडर-23 के जब संजय जी कोच बने तब भी मध्य प्रदेश की टीम फाइनल में पहुंची, और वो भी एक अच्छी उपलब्धि उनके नाम के साथ जुड़ी। तो
जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे उपलब्धियां कोचिंग फील्ड में भी संजय जी के नाम के साथ जुड़ती जा रही हैं। और उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश का जो स्तर है क्रिकेट का वो निश्चित तौर पर ऊपर उठता जा रहा है। एक तरफ हमारी सीनियर टीम चैंपियन बनी है, अभी लास्ट ईयर अंडर 16 की टीम भी हमारी फाइनल में पहुंची थी एमपी की, तो ये भी उपलब्धियां हैं। एज ग्रुप में भी हम अच्छा खेल रहे हैं, सीनियर में भी अच्छा खेल रहे हैं, और अंडर 19 की जो गर्ल्स की टीम है वो भी नेशनल की चैंपियन बनी है बीसीसीआई के टूर्नामेंट में। और संजय जी ने हाल ही में बीसीसीआई के बी कोचिंग का जो बी का लेवल है उसे भी मतलब पास किया। संजय जी ये थोड़ा सा बताएं, लेवल ए, लेवल बी, लेवल ओ, ये किस तरह का वो रहता है? जी, इसमें यह है कि लेवल ए जैसे जो भी प्लेयर जो फर्स्ट क्लास प्लेयर है, अभी बीसीसीआई ने एक चीज़ करी, जो भी 25 मैच फर्स्ट क्लास के लिए खेला है वो उनको कॉल करते हैं। क्योंकि अभी क्रिकेट जो एनसीए जो क्रिकेट चला रही है, बीसीसीआई जो क्रिकेट तो एनसीए को दिया, जिसमें वीवीएस लक्ष्मण हेड हैं उनके, तो उन्होंने एक डिसीजन लिया है कि भाई जितने भी प्लेयर हैं जो फर्स्ट क्लास खेले हैं 25-25 मैच, उनको सबको कोचिंग में इन्वॉल्व करना है। वो इसलिए करना है कि छोटी छोटी जगह पे हमारा देश बहुत बड़ा है, तो एक जैसे स्टेट होता है तो कुछ एक जगह बड़ी स्टेट है, मान लीजिए अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो 3-4 जो डिवीज़न होंगे उनके तो नाम आते हैं, बट छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट जो होते हैं वहाँ तक कोचिंग पहुँचाने के मतलब एक विज़न रखा कि हम वहाँ तक कोचेस को पहुँचाएं, ताकि वहाँ से हमको एक अच्छा पोटेंशियल मिले, जो अच्छे प्लेयर हैं वो आएँ। कई बच्चे नहीं आ पाते हैं, उस वजह से बीसीसीआई ने ऐसा चालू किया। और 25 जो मैच खेले उनको तो बुलाया, जो कभी फर्स्ट क्लास नहीं भी खेले उन लोगों को भी बुलाया गया, ताकि वो कभी भी एसोसिएशन के साथ काम करके छोटे डिस्ट्रिक्ट में जाके काम करें। तो ये बहुत अच्छी पहल है बीसीसीआई और एनसीए की। रही बात लेवल ए, लेवल बी की, तो लेवल ए में जैसे आपके एग्ज़ाम होते हैं, उसमें प्रैक्टिकल्स होते हैं, उसमें थ्योरीज होती है, एक कोर्स कराया जाता है 7 दिन का, उसके बाद एग्ज़ाम होता है और उसको परसेंटेज वाइज क्लियर किया जाता है। तो उसमें अगर किसी के मान लीजिए 40% आते हैं, 50%, तो वो पास माना जाता है, वो एलिजिबल हो जाता है लेवल ए में कोचिंग करने के लिए। अगर उसके 70% आते हैं तो वो लेवल बी के लिए एलिजिबल होता है। फिर अगर वो लेवल बी में पहुंचा तो उसको वहाँ भी यही सब करना पड़ता है। वहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाता है, वहाँ पे आपको एक प्रोजेक्ट बना के भी देना पड़ता है। आपने जैसे अभी चालू किया है कि पहले 4-5 दिन का एक ऑनलाइन क्लास हो जाती है, फिर उसके बाद आउटलाइन क्लास होती है, जाके बेंगलोर में एक कैंप होता है, उसमें प्रैक्टिकल पे सारे काम होते हैं, जो वहाँ फैकल्टीज होते हैं, बड़े बड़े जो कोच हैं, जो लेवल सी कोच हैं और बड़े प्लेयर हैं, वहाँ पे आते हैं, वो सब देखते हैं, वहाँ पे प्रैक्टिकल होता है। उसके बाद आपको एक समय दिया जाता है 3 से 4 महीना कि आप क्या काम कर रहे हो। ऐसा नहीं, पहले ऐसा होता था कि आदमी गया, लेवल आपने पास कर लिया एग्ज़ाम दे के, और फिर उसके बाद कई कोचेस हैं जिन्होंने काम नहीं किया। तो उन्होंने बीसीसीआई ने सोचा कि हम इसको ऐसे करते हैं कि जिनको हमने इतना सिखाया है वो डिलीवर भी करे जाके वहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि हम 3 महीने का समय देते हैं आपको, अब 3 महीने जो भी आप काम करेंगे उसका एक प्रोजेक्ट बनाइए, उसकी सारे एविडेंस अपने पास रखिए, वीडियो बनाइए, ऑडियो बनाइए, फ़ोटो रखिए, और वो बीसीसीआई को भेजिए। वो बीसीसीआई पूरा देखता है कि आपका तरीका क्या है, आपने क्या सिखाया, किस बच्चे पे कितना काम किया। उसके बाद फिर एक इंटरव्यू कराती है बीसीसीआई, जो वहाँ के जो फैकल्टीज़ होते हैं वो आपका इंटरव्यू करते हैं, वो आपसे सवाल करते हैं आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से जो आपने किया, फिर उसमें आपको मार्किंग मिलती है। उसके बाद आप लेवल 2 का एग्ज़ाम क्लियर करते हो। तो ये लेवल ए, लेवल बी ये हो गया। उसके बाद अगर आप लेवल बी क्लियर करते हो तो लेवल सी के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। तो संजय जी ने बहुत ही विस्तार से इस बात को बताया, और जो भी दर्शक हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, निश्चित तौर पर यह आपके लिए एक बहुत ही अच्छी बात भी होगी कि बीसीसीआई और एनसीए मिलकर बहुत नज़दीक पहुंच रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक वे जा रहे हैं अपने कोचेस को लेकर, अपनी कोचिंग को लेकर। दर्शकों, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं इस प्रोग्राम में इस चर्चा को और आगे ले जाने के लिए। तो ब्रेक में जाने से पहले संजय जी बता रहे थे कोचिंग में किस तरह से लेवल ए, लेवल बी और बाकी जो कोचिंग की बातें हैं वो आप सीख सकते हैं, और साथ ही साथ बीसीसीआई और एनसीए मिलकर बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, यानी आपके पास तक उन कोचेस को लेकर आ रहे हैं जो आपको अच्छी तरह से ट्रेन कर सकें, और जिसका फ़ायदा जो छोटे छोटे बच्चे हैं 14, 15, 16 साल की उम्र में भी उन्हें वही कोचिंग और वही कोचेस मिलते हैं जो कोचेस आगे आने वाले समय में उन्हें ट्रेन करते हैं। तो संजय जी, एक थोड़ा सा पीछे आपको ले जाता हूँ। आप काफ़ी 15 साल खेले हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में। सारे खिलाड़ी मेरे ख्याल में उस दौर के जो आपके रहे हैं 1996, 97 से लेकर 2010 तक, उनमें चाहे सचिन तेंदुलकर जी का नाम ले लें, राहुल द्रविड़, महेंद्र सिंह धोनी, सभी के साथ खेले हैं। लक्ष्मण जी जो इस समय एनसीए के हेड हैं उनके साथ भी खेले हैं। तो वो जो एक इंडिया कैंप था जिसमें आप
आपको चयन हुआ था आपका इंडिया कैंप का समय, उस समय पर सारे के सारे जो स्टार थे उस इंडिया कैंप में शामिल थे, वो मेरे ख्याल में 20-21 दिन का कैंप था। तो उस कैंप के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो जानना चाहते हैं कि बड़े प्लेयर्स के साथ रहना, उनसे सीखना, किस तरह की बातें रहती हैं। देखिए, जब मैं उस टाइम कैंप में गया था तो तब मैं अंडर 19 इंडिया खेला था। उसके बाद रणजी ट्रॉफी में बस मैं आने ही वाला था, आया भी नहीं था। तो मुझे वहाँ पे कैंप के लिए बुलाया गया चेन्नई। तो वहाँ जिनके आपने नाम लिए, सचिन तेंदुलकर, वीवीएस लक्ष्मण, सौरव गांगुली, मोहम्मद अजहरुद्दीन, अजय जडेजा, श्रीनाथ, वेंकटेश प्रसाद, ये सारे प्लेयर थे वहाँ पे। तो मैंने सबसे ज़्यादा चीज़ें जो वहाँ गया, मैं एक यंग था तब, मैं 19 साल का हुआ करता था। तो मेरे को सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि मुझे ये देखना है कि जो बड़े प्लेयर होते हैं वो अपने आप को कैरी कैसे करते हैं, क्या सोचते हैं गेम को लेके, क्या नेट्स को लेके क्या प्लान करते हैं। तो मैं उस चीज़ को बहुत करीब से ऑब्जर्व करता था क्या क्या। तो मैंने सब सचिन तेंदुलकर जी को देखा, मैंने हमेशा उनको क्रिकेट में ही देखा। एक बार की बात है, मैं उनके रूम में गया तो अंडर 16 का वर्ल्ड कप का मैच देख रहे थे, वहाँ बातचीत। सौरव गांगुली से मैंने बात करी, वो क्रिकेट के लिए बहुत पैशनेट, मतलब फिर वो सिखाते थे कि जीतना, उनके बातों से लगता था कि जीतना ही है, हर चीज़ को कैसे बनाना है। अज्जू भाई जो सिखाते थे कि आपको कैसे खेलना है क्रिकेट में, आगे कैसे बढ़ना है, और क्या जो जीवन की चीज़ें, इंग्लिश पढ़ो, ऐसा, मतलब वो हर चीज़ जिससे मिला। श्रीनाथ से मैं बॉलिंग करता था तो उनसे पूछता था, तो वो सिखाते थे कि नेट में आउट ही करना चाहिए। तो मैंने नेट में भी फिर मैच की तरफ फीलिंग आने लगी। तो जब आप इन बड़े प्लेयरों के साथ, वीवीएस लक्ष्मण जो कि मतलब मास्टर हैं जो ऑन साइड के, तो उनसे बातचीत करो तो भाई हमें लगता है, मैं इन स्विंग डालता था तो मैंने उनसे पूछा कि इन स्विंग डालते हैं आपकी शॉट, मुझे लगता है आउट कर लूँगा। तो बोले उसमें क्या होता है कि कोई ऐसा प्लेयर तुमको मिलेगा कि तुम ऐसा लगेगा, लेकिन उसने इस चीज़ पे इतनी वर्कआउट करी होगी, तुमको फिर दूसरी अपना प्लान करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें मैंने वहाँ से सीखी और जो मुझे क्रिकेट में काम आई। तो जब आप बड़े बड़े दिग्गज प्लेयरों के साथ बैठते हो, एक यंगस्टर, तो उनकी हर बात में कुछ ना कुछ मिलेगा आपको, ये मेरा पर्सनल सोच है। अब आजकल के यंगस्टर भी अगर इस चीज़ को ले लें तो बहुत लाभ होगा उनको, क्योंकि आप उनके साथ बैठने भर से ही आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। वो कुछ भी बात करेंगे क्रिकेट के बारे में तो वो आपको प्लस ही होने वाली है, क्योंकि अभी तक आपने जो सीखा है उससे कहीं ना कहीं आगे की चीज़ें आपको मिलती जाती। तो मुझे वहाँ से बहुत मोटिवेशन मिला। वहाँ मैं बीमार हो गया था, फीवर आ गया था मुझे, तो सचिन पाजी ने मुझे बोला कि कुछ नहीं, बीमार तो कोई भी हो सकता, मैं भी हो सकता हूँ। मैं थोड़ा सा गिर रहा था वहाँ पे, यार मैं बीमार हो गया, कैसे बॉलिंग करूँगा। तो कुछ नहीं होता, बीमार तो क्या, फीवर तो आता रहता है, ये चलता है, मेरे को भी हो सकता है, ये है, तुम तो कुछ नहीं, अपना जो भी है अली रानी है उनसे एक दवाई ले लो, खा लो, ठीक हो जाओगे। तो वहाँ से मुझे ऐसा लगा कि हाँ नहीं यार, ये था, मुझे क्रिकेट खेलना है, तो मुझे छोटी मोटी सर्दी जुकाम खांसी और बुखार से क्या होने वाला है। तो जब जैसे तो मैंने बोला ना, मतलब मैं उसको एक्सप्लेन तो कैसे ही करूँ, लेकिन हाँ, उन लोगों से सीखने को बहुत कुछ मिला। और मुझे ऐसा लगता है कि आज मैं ये चैनल के माध्यम से बोलूँगा कि जो यंगस्टर हैं उन्हें भी अपने सीनियर्स के पास बैठना चाहिए और बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव मिलेगी और बहुत हेल्प होगा क्रिकेटिंग करियर में। तो दर्शकों, जिस तरह से संजय पांडे जी ने बताया कि सीनियर्स के साथ बैठें, उनके साथ जितने भी गुण हैं, जितने भी आप सीख सकते हैं वो सीखें, उनका दोहन करें, जो आपके खेल जीवन के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा और आपको आगे लेकर जाएगा। संजय जी, समय की बाध्यता रहती है, हम चाहते भी हैं कि बहुत सारी बातें और आपसे जानें, तो आज के प्रोग्राम में इतना ही हम, और आपका धन्यवाद भी देते हैं स्टूडियो में आने के लिए। धन्यवाद कि बहुत अच्छी बातें आपसे सुनने को मिली, और जो इस कार्यक्रम के माध्यम से युवा खिलाड़ी हैं वो भी बहुत ज़्यादा लाभ उठाएंगे संजय जी की बातों का, कि किस तरह से आपको ऑफ फील्ड और ऑन द फील्ड अपने आप को तैयार रखना पड़ता है। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम के लिए इतना ही। अगले किसी अंक में किसी नए खिलाड़ी के साथ किसी नए खेल पर चर्चा के लिए हम फिर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।